सारे के सारे डिफेंस एग्जाम वेदर इट्स एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीआरपीएफ या कोई भी दूसरा डिफेंस एग्जाम हो, अपकमिंग मंथ्स में अलाइन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर द इंग्लिश, तो ये वीडियो आपके लिए है। इंग्लिश एक क्रूशियल रोल प्ले करता है रिटन एग्जाम से लेकर एसएसबी तक। तो आपकी रिटन स्किल्स प्लस ऑडिटरी स्किल्स दोनों अच्छी होनी चाहिए टू मेक टू द फाइनल मेरिट लिस्ट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक स्ट्रेटेजी वीडियो जिसमें पर्टिकुलरली हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। रोज मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि दीदी हम इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करें। हम ग्रामर में रूल्स याद नहीं कर पाते हैं, वो क्या हमारी अच्छे से याद नहीं हो पाती है, याद करते हम भूल जाते हैं। एसएसबी में हमें इंग्लिश में बात करने से डर लगता है। आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हम सबकी प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हम सभी सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि आपके सर में दर्द है और आप कोल्ड की टैबलेट खा लें तो आप ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से हमें हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी की नीड होती है। लेकिन जैसे कि यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं या बहुत सारे मेंटोर्स हैं, वो स्ट्रेटजी वीडियो डालते हैं तो पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं डालते हैं। एक सिंगल स्ट्रेटजी वीडियो होती है जिसको सब फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डिफरेंट काइंड्स के कैंडिडेट हैं और आपकी कैटेगरी डिफरेंट है, तो आपके लिए स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट होनी चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या आप कोई बेहतर स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल बी द गेम चेंजर फॉर योर अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद प्रेरणा। आई एम प्रेरणा शर्मा और मैं डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए जेन्युइन और प्रैक्टिकल गाइडेंस लेकर आती हूँ। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंग्लिश स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको रिटन स्किल्स प्लस ऑडिटरी स्किल्स दोनों को एनहेंस करने के तरीके बताने वाली हूँ और दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी देने वाली हूँ। मैं आज आपको एक सिंगल स्ट्रेटजी नहीं बल्कि कैटेगरी वाइज स्ट्रेटजी प्रोवाइड कराऊंगी। मैंने आज इस वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और फिर वही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। क्योंकि दिक्कत ये नहीं है कि हम सभी लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि हम मेहनत गलत तरीके से कर रहे हैं और उसका हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आज आपको पता चल जाएगा कि कल सुबह से आपको अपनी इंग्लिश की कौन से स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। चलो तब बात कर लेते हैं अब कैटेगरीज के बारे में। सपोज करते हैं कि आप बिगनर हो, आपने बिल्कुल शुरुआत की है, आपको नहीं पता है कि एरर्स कैसे बनाने हैं, आपको रूल्स नहीं पता है, आपकी वोकेबलरी अच्छे से याद नहीं है और इवन दो इंग्लिश बोलने में तो आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर फॉल अंडर द कैटेगरी ए। तो आपके लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट रहने वाली है। बात करते हैं कैटेगरी बी की। इफ़ यू आर अ मॉडरेट स्टूडेंट, कैसे पहचान सकते हैं कि हम मॉडरेट हैं और कैटेगरी बी के अंदर आते हैं? ग्रामर अच्छे से आती है, वोकेबलरी थोड़ी बहुत वीक है और आप मॉक के अंदर 60 to 70% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, पर आपका स्कोर स्टेबल नहीं है। कभी 18, कभी 28 तो कभी 35। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बिलोंग्स टू द कैटेगरी बी। अब बात करते हैं कैटेगरी सी के बारे में। कैटेगरी सी यानी आप एक एडवांस्ड स्टूडेंट हैं। कैसे पहचानेंगे? ग्रामर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वोकेबलरी अच्छे से आती है, रीडिंग स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में एक्यूरेसी गिर जाती है या टाइम मैनेज नहीं हो पाता है या सिली मिस्टेक्स की वजह से नंबर नहीं आ पाते हैं, देन वेलकम, यू बिलोंग्स टू द कैटेगरी सी। आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है बल्कि आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना ज़्यादा सीखना है। आई होप इतना बताने के बाद आप सभी ने अपनी अपनी कैटेगरी को तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो अब कैटेगरी वाइज स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी ए के लिए, जिसमें आते हैं वीक स्टूडेंट। आप वीक नहीं हैं, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, क्योंकि आपकी वोकेबलरी भी अच्छी नहीं है और आपका ग्रामर भी अच्छा नहीं है, तो आपको वर्क करना होगा अपने बेस के ऊपर। जो सारी की सारी स्ट्रेटेजी बताई गई है यूट्यूब पर, सेम वही स्ट्रेटेजी आपके लिए होने वाली। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आप अपने ग्रामर पर कैसे वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज वर्क करना है। नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पंक्चुएशन, कंजक्शंस, जितने भी चैप्टर होते हैं आपको सभी को अलग अलग पढ़ना है, जिसके लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगी। दिस इज अ प्लेलिस्ट, ये है तरुण ग्रोवर सर की एक प्लेलिस्ट है। इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे, उनके हर एक रूल मिलेंगे। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन क्लासेस को लो और इनसे अपने आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ। जो भी वो समझा रहे हैं, जो भी रूल वो आपको पढ़ा रहे, आफ्टर डैट आपको हर चैप्टर के 500 नहीं, इतना कोई नहीं कर सकता, आपको केवल 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पर्टिकुलर चैप्टर की।
अब ये जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है ना, पहले इसमें एक चैप्टर है एंड आफ्टर दैट चैप्टर उसी चैप्टर के 50 टू 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी सर ने खुद से कराई है। तो ये भी आपको खुद से करनी है। मैंने भी किया था जब मैं अपने वीक फेज़ में थी, मतलब जब मैंने शुरू किया था तो मेरी सबसे पहली प्लेलिस्ट ये की है जो मैंने कंप्लीट की थी एंड ट्रस्ट मी इसके रूल्स अभी तक मेरे पास लिखे हुए रखे हैं और किसी भी एग्ज़ाम को देने जब मैं जाती हूँ, तो मैं वही रूल्स रिवाइज़ करके जाती हूँ। ये मेरी सबसे पहली प्लेलिस्ट है जो मैं आज आपको बता रही एंड यू कैन ट्रस्ट मी। आई कैन से दैट यू कैन ट्रस्ट मी, ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है आपके लिए। एंड आफ्टर दैट जब आप ये कर लेंगे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो वोकैब के लिए देखो, सबसे अच्छा सोर्स अगर मैं आपको बताऊं, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं और वोकैब के लिए बात करते हैं, तो वोकैब के लिए ब्लैक बुक जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ पर्सनली, और मैं किसी का कोई ऐड वगैरह नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। पर्सनली जो मैं खुद से यूज़ करती हूँ दैट इज़ ब्लैक बुक। आपको एक दिन में 1000 वर्ड कभी भी याद नहीं होंगे। मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, तो मैं पर डे एक पेपर याद करती थी, ना कि पूरा का पूरा बुक एक ही दिन लेकर बैठ गई थी कि आज सारा याद कर लूँगी। तो मैं एक बुक याद करती थी, एक पेपर याद करती थी, उस पेपर पे लगभग आपको 20 से 25 वर्ड्स मिलेंगे और पर डे मैं वही याद करती थी। सुबह में याद करती थी, फिर शाम को सोने से पहले रिवाइज़ करती थी, फिर अगले दिन जब मैं दोबारा से नेक्स्ट पेपर याद करती थी, तो पुराने वाले रिवाइज़ करती थी। इस तरीके से वो मेरे याद हुए थे। बट द थिंग इज़ कुछ बच्चों के डायरेक्टली याद नहीं होते, तो आप निमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ निमोनिक्स? निमोनिक्स होते हैं कि हम अपने दिमाग में उस वर्ड को लेकर के कुछ उपज बना लेते हैं, मतलब जिस तरीके से वो वर्ड लिखा है। लेट मी टेक अ एग्जांपल ऑफ अ वर्ड, लेट पैलेटेबल। पैलेटेबल, PALATABLE, पैलेटेबल। इसको हम बोलते हैं पैलेटेबल, जिसका मतलब होता है कि कोई चीज़ खाने योग्य या फिर इस तरीके से खाने से रिलेटेड कोई चीज़ होती है। तो इसके लिए मैंने मतलब स्वादिष्ट भोजन आप बोल सकते हैं, इस तरीके से कुछ होता है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पाल एट टेबल। पाल किसी को सोच लेते हैं कि कोई पाल है जो टेबल पर बैठा है खाने की। दैट्स अ थिंग। दिस इज़ अ जेन्युइन थिंग्स जिसको आप जिस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपकी ऑडिटरी स्किल्स की। इस तरीके से तो आपकी रिटन स्किल्स ठीक होंगी। ऑडिटरी स्किल्स के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप वेब सीरीज़ देखिए, और वेब सीरीज़ को आप इंग्लिश में देखिए विद कैप्शन। ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि जब मैं पूरी प्रैक्टिस करके ख़त्म करती थी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता था कि मैं अपनी ऑडिटरी स्किल्स पर ध्यान दे सकूँ, या कम्युनिकेशन स्किल्स पर, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग का कुछ सोच सकूँ। एंड आई बिलोंग्स टू द स्टेट बोर्ड, तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी इंग्लिश सीखने की। तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड के रूप में वेब सीरीज़ देखने का मौका देती थी इंग्लिश में। तो उससे भी मैं कुछ ना कुछ सीखती ही थी। दैट्स अ थिंग। आफ्टर दैट लेट्स टॉक टू द कैटेगरी बी स्टूडेंट। तो कैटेगरी बी वाले बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो मैंने मेंशन की थी, कि उनकी ग्रामर ठीक ठाक है, उन्होंने चैप्टर वगैरह कंप्लीट कर रखे हैं, उनकी वोकेबलरी पर भी अच्छी खासी पकड़ है, मतलब 60 टू 70% क्वेश्चंस वो कर लेते हैं। बट द थिंग इज कि उनके नंबर सैचुरेट नहीं हो रहे हैं, उनके नंबर ऊपर नीचे जा रहे हैं बार बार। तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे फेज में हर कोई आता है। जब मैं कैटेगरी ए से निकल करके कैटेगरी बी में आई थी ना, जिस टाइम पे मैं एवरेज स्टूडेंट थी, और आई कैन से दैट आई एम बिटवीन एवरेज कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी सी मैं बन नहीं पा रही हूँ और कैटेगरी बी में मैं रहना नहीं चाहती, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वहाँ पहुँचूँ। तो जब मैं एवरेज फेज में आई थी, उस टाइम पे मैंने क्या किया था, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरे नंबर फ्लक्चुएट करते थे इंग्लिश के अंदर, तो मुझे उन्हें एक अच्छी लाइन पर लेकर आना था। देखो, जब मेरा एफकेट पहली बार क्लियर हुआ था, देन इट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी कि अपकमिंग अटेम्प्ट्स में भी मेरा क्लियर हो, बट उसके बाद भी मैंने 3 बार एफकेट क्लियर किया है। इट मीन्स कि मैंने कोई तो एक स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो की होगी अपने आप की। अंदर से जो मेरी गलतियाँ हो रही थी उनको मैंने आइडेंटिफाई किया होगा। तो व्हेन आई वाज इन द कैटेगरी बी, तो मैंने क्या किया था कि मेरे नंबर तो अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने ना बहुत सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे, जिससे मुझे ये आइडिया हो गया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं बार बार पेपर के अंदर। देखो, पेपर का एक अपना डिफरेंट पैटर्न होता है, ठीक है। डिफरेंट पैटर्न का मेरा मतलब है कि पेपर अपना एक एग्जैक्ट पैटर्न बार बार फॉलो करता है। अगर आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लोगे ना, तो आपको वो पैटर्न पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा, आपके बहुत सारे रूल्स याद हैं, आपके वोकेबलरी याद है, लेकिन उसमें से भी कौन सा पर्टिकुलर रूल है जो बार बार पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। एंड दैट इज वाई यू आर इन द कैटेगरी बी। अभी तक आपने उन रूल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है जो बार बार पूछे जा रहे हैं।
तो इसके लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, अभी चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं, आपके सब ठीक है, नंबर आपके फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो आपको मॉक लगाना है और आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी है। वीकली मॉक रख सकते हैं, वीक में 2 रख सकते हैं मॉक। और आपको एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है जो मैंने की थी, जिसमें आपको अपनी गलतियाँ नोट डाउन करनी है कि जब आपने कोई मॉक दिया और उसके अंदर जो आपने गलती से गलत क्वेश्चंस कर दिए हैं या फिर जो आपसे नहीं हुए हैं, तो वो नोट डाउन करने हैं और अगला मॉक देने से पहले उनको रिवाइज़ करके बैठना है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है। तो जो गलतियाँ आप पहले कर चुके हैं, वो आने वाले मॉक में ना करें। तो उस जो आपकी वो जो एरर बुक होगी, जो आप बार-बार गलतियाँ कर रहे हैं, मॉक देने से पहले आपको वो पढ़नी है। आपको रूल्स रिवाइज़ नहीं करने हैं, आपको वो रिवाइज़ करना है जो आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो कैटेगरी बी वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है। इससे आपके जो मार्क्स हैं वो मेंटेन हो जाएँगे और आपके जो मार्क्स हैं एक कैटेगरी में आ जाएँगे कि हाँ, अब इतना तो मैं कर सकता हूँ या इतनी नंबर को तो मैं लेके आ सकता हूँ। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग हियर एट प्रैक्टिस। यू नीड मोर प्रैक्टिस। अब आपको आता है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पीवाईक्यूज़ की, और उस पैटर्न को पहचानने की ज़रूरत है। दैट्स इट ओनली फॉर द कैटेगरी बी स्टूडेंट। देखो, अगर आप कैटेगरी सी के अंदर हो और आपको पता है कि आप एक एडवांस बच्चे हो, या फिर आपको ये तो पक्का पता है कि मेरे सारे रूल्स याद हैं और मेरी वोकैबुलरी पे बहुत अच्छी पकड़ है, लेकिन दिक्कत हो रही है टाइम मैनेजमेंट में, दिक्कत हो रही है कि मेरी एक्यूरेसी गिर जाती है, या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे वो चीज़ पता होती है बट मैं एरर के अंदर उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब बाद में मैं सॉल्यूशन देखती हूँ तो मुझे लगता है ये तो मेरे को पता था। तो ये चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो आप इसको कैसे सुधार सकते हैं? द थिंग इज़ कि प्रैक्टिस यहाँ पर भी आपको करनी है, बट यहाँ पर आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा मॉक पर ध्यान देना है। आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा मॉक पर इसलिए ध्यान देना है क्योंकि आपकी गलतियाँ आपको मॉक से पता चलेंगी, ना कि प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे आपको आंसर्स मिलते हैं। मॉक से आपकी गलतियाँ आपको बहुत जल्दी पता चलेंगी। मॉक में आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, मॉक में आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और मॉक के थ्रू आपको उस पैटर्न का पता चलेगा पर्टिकुलर का, जिसमें आप बार-बार मिस्टेक कर रहे हैं। तो आपको मॉक पर ज़्यादा ध्यान देना है और आपको भी एक नोटबुक मेंटेन करनी है जिसमें आप अपनी गलतियों को लिखेंगे और उन गलतियों को बार-बार रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि सारे रूल्स या सारी वोकैब रिवाइज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब आपकी वोकैब अच्छी है और आप 20 से 10% वोकैब नहीं कर पा रहे हैं पेपर में, तो उन वोकैब्स को नोट डाउन कीजिए और फिर उनको याद कीजिए। क्योंकि हम बार-बार एक ही स्ट्रैटेजी को अगर अपनाएँगे कि मैं बार-बार टेंस चैप्टर पढ़ूँगी, बार-बार आर्टिकल चैप्टर पढ़ूँगी या फिर बार-बार ये वाला चैप्टर पढ़ूँगी, वो वाला चैप्टर पढ़ूँगी, तो उससे कुछ नहीं होना। अगर आप एक बार चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और रूल याद कर चुके हैं, तो अब आपको मॉक्स लगाने हैं, और क्योंकि आपको पता है कि आप एक अच्छी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, तो आप मॉक से अपनी कमांड बना सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर का कोई एक ट्यूटोरियल अगर आप रोज़ पढ़ेंगे ना, तो ट्रस्ट में आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे लेवल पे चली जाएँगी और आप देखते ही आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे विदिन अ सेकंड्स कि इसके अंदर क्या एरर है या फिर इसमें मुझे क्या फ़िल अप करना है, क्लॉज़ है, वेदर जो भी चीज़ें आपकी होंगी उसके अंदर, आपको पता चल जाएगा। तो क्या मंत्रा निकला? कैटेगरी ए वाले बच्चे को चैप्टर वाइज़ कंप्लीट करना है। कैटेगरी बी वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्लस एक नोटबुक मेंटेन करनी है विद मॉक। और कैटेगरी सी वाले बच्चे को ज़्यादातर मॉक पर ध्यान देना है और अपनी एक नोटबुक मेंटेन करनी है, ताकि वो पहचान सके कि उसको क्या करना है, उसको चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो ये तो हो गई कैटेगरी वाइज़ आपको अपनी रिटन स्किल्स किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं, या अपनी रिटन स्किल्स पर किस तरीके से एक अच्छी कमांड बना सकते हैं। ओरल स्किल्स के लिए सबसे अच्छा है वेब सीरीज़। एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज दोनों मिलेगी। वेब सीरीज़ देखिए, इंग्लिश में देखिए कैप्शन ऑन करके। न्यूज़पेपर पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है वो चीज़ें करिए। जितना आप उस चीज़ को सुनेंगे, देखेंगे और लिखेंगे, उतनी ही वो चीज़ आपकी यूज़्ड टू हो जाएगी। यानी जितनी आपकी इंद्रियों के साथ वो चीज़ें तालमेल बिठाएँगी, उतनी वो चीज़ें आपकी यूज़्ड टू हो जाएँगी। जैसे मैं जो चीज़ें देख रही हूँ, वो चीज़ें मेरे माइंड में बैठ रही हैं। अब मैं बार-बार कोई वेब सीरीज़ देख रही हूँ, वो भी इंग्लिश के अंदर देख रही हूँ वेब सीरीज़, तो उसको देखते और सुनने से मेरे अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, मैं उनको ग्रैब कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन चीज़ों को ग्रैब कर रही हूँ और वो चीज़ें धीरे-धीरे मेरे अंदर आ रही है और वो ऑटोमैटिकली मेरे अंदर से फिर निकलेंगी। जब मैं किसी से बात करूँगी, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी मेरी बॉडी लैंग्वेज में और मेरी लैंग्वेज में। तो दे कैन एनहांस योर ऑरेटरी स्किल्स। और मैं कुछ वीडियोस भी मेंशन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अलग लेवल पर पहुँच जाएगी। तो ये थे कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं। बात करते हैं बुक्स की। देखो, मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदनी है। डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए
बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक अच्छी-सी बुक खरीद लीजिए जिससे आपको वोकैब्युलरी में हेल्प हो जाए एंड दैट विल बी अ ब्लैक बुक। ब्लैक बुक से अच्छी तो मैं वोकैब्युलरी के लिए कोई बुक नहीं हूँ मान सकी। और बाकी सभी के लिए आप खुद के नोट्स बनाइए, चैप्टर वाइज़ नोट्स बनाइए पढ़ के किसी भी चीज़ से और फिर आप एक पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए। दैट्स ऑल, दैट्स एनफ। आई कैन रिपीट इट दैट दैट्स एनफ। पीवाईक्यू की बुक और मोकैब की बुक बहुत ज़्यादा है, बहुत है, एनफ है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और फाइनल मेरिट में जाने के लिए। दैट्स द थिंग। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी आप कुछ ना कुछ तो गेन करेंगे, ज़रूर करेंगे। और हम बार-बार चलते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, गिरते हैं तो हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते भी हैं साथ में। तो अगर आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए हैं और अभी दूसरा अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आई कैन बेट यू आई कैन चैलेंज यू कि अगर आप पहले अटेम्प्ट में पढ़ के गए थे ना, तो आपने कुछ तो ज़रूर सीखा होगा और अब आप ज़ीरो से शुरू नहीं करेंगे, अब आप वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे आपने पहले अटेम्प्ट में छोड़ा था। तो दैट्स द थिंग। और इन द लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कमेंट सेक्शन में A, B, C टाइप करिए। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी जो भी ऑडियंस है वो सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। एंड डू नॉट स्केयर टू टाइप द A बिकॉज़ समटाइम्स आई वाज़ आल्सो देयर एंड इफ यू आर देयर देन probably in 1 or 2 months you will come into the category B and then probably in 1 or 2 months you will also come into the category C। तो कमेंट करिए और ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोस किस कैटेगरी के लिए बनानी है। तो अगर आप ये टाइप करेंगे तो इससे मैं पक्का श्योर हो जाऊँगी कि इन वाले बच्चों के लिए मुझे ज़्यादा स्ट्रेटेजी वीडियोस लेके आनी है क्योंकि इस तरह की कैटेगरी के बच्चे मेरे पास ज़्यादा है। और ऑडिटरी स्किल्स के लिए आप टेड टॉक्स देख सकते हैं, खुद से बात कर सकते हैं, खुद को बात करते हुए रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर सुन सकते हैं और अपनी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर अटकती हूँ, किस वर्ड को मैं किस वे में बोल रही हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें। मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, इंटरव्यूज़ देख सकते हैं और डिफेंस रिलेटेड जो हमारे एसेसर्स होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप पूरा दिन अपने हाथ में फ़ोन रखते हैं, तो उस फ़ोन का कुछ यूज़ कीजिए। और इन द लास्ट मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ, आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है इन द एंड। जय हिंद।